नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 जून 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज डिटेल से, बाकी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, एथिकल पर्सपेक्टिव से, एग्जांपल्स, समरी, रिवीजन, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे आज। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक एथिकल डेफिनेशन, मोरालिटी क्या होता है? इट इज़ सेट ऑफ रूल्स, बिलीव्स विच गाइड्स आवर एक्शंस। जैसे देखो, सही क्या है, गलत क्या है, मेरी सही और गलत की डेफिनेशन अलग है। जिस चीज़ को मैं सही मानता हूं, कोई दूसरा पर्सन उस चीज़ को गलत मान सकता है। मतलब समझ गए, मेरे बिलीव्स अलग हैं, मेरी सोच अलग है, जिसके बेस पे मेरे एक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है ए, वो बहुत गरीब है। अब उसने देखा कि किसी अमीर आदमी का पर्स गिर गया, तो उसके बिलीफ ऐसा हो सकता है कि अमीर लोगों के पास में तो वैसा ही बहुत पैसा है, समाज में हमारे जैसे गरीब के साथ शोषण हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो पर्स उठा लेगा, उस पैसे का यूज करेगा, क्योंकि उसकी सोच अलग है। उसकी बिलीफ ये है कि हमारे साथ ऑलरेडी अत्याचार हो रहा है, तो अमीर आदमी का पर्स गिरा है, वो पैसे मैं यूज करता हूं, इससे बल्कि जस्टिस हो रहा है। तो जो ए पर्सन की सोच है ना, उसके हिसाब से ये चीज मोरल है, क्योंकि उसका बिलीफ जो है, उसकी धारणा जो है, उसकी जो सोच है, उसके एक्शंस को गाइड कर रहा है। मतलब समझ गए, मोरालिटी वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन। किसी जगह पे मीट खाना अलाउड है, इसको गलत नहीं माना जाता। किसी सोसाइटी में मीट खाने को गलत माना जाता है। तो ये हमने मोरालिटी की डेफिनेशन डिस्कस की। आज के डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो लोग जो देखो परिवार में डिप्रेशन से ग्रस्त लोगों को केयर देते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ से संबंधित है। जैसे परिवार में एक सदस्य है ए, वो डिप्रेशन में है, उसकी मेंटल हेल्थ खराब है, तो राइटर इस बात पे फोकस करते हैं इस आर्टिकल में कि ए पर्सन की सेहत का जो ध्यान रखता है ना, मेन पर्सन, फॉर एग्जांपल बी, ए और बी पति पत्नी हैं। बी जो है वो पत्नी है, ए पति है, लेकिन इनकी मेंटल हेल्थ खराब है। तो ऐसी सिचुएशन में पत्नी यानी बी, जो केयर गिवर है, केयर देने वाली है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उसी पर फोकस करता है ये आर्टिकल। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमारे देश की टोटल जितनी जनसंख्या है ना, उसमें से 6 से 7% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन वगैरह से। हर 4 में से एक फैमिली ऐसी है जिसमें कोई ना कोई सदस्य जो है वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से ग्रस्त है। और जब कोविड-19 की महामारी आई ना, तो सिचुएशन और भी खराब हो गई। लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने की वजह से जो लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे ना, बल्कि उनको आइसोलेशन में रहना पड़ा, तो वो किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सके, तो प्रॉब्लम और भी बढ़ गई। इसके अलावा कोविड-19 की महामारी में बहुतों ने अपनों को खो दिया, वो डिप्रेशन में चले गए। कोविड-19 की महामारी की वजह से बहुत से लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, इससे डिप्रेशन में आ गए। महामारी में बहुत से लोगों ने भविष्य को लेकर स्ट्रेस लिया कि भविष्य में हमारा क्या होगा। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से ना मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के केसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो गए। और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स देखो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके साथ ना समाज में एक स्टिग्मा भी अटैच्ड है। आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा, कोई पर्सन है, मेंटली इल है, दिमागी रूप से बीमार है, तो ना ज़्यादा लोग उसके नज़दीक नहीं जाते। इवन उसके परिवार से लोग दूरी बना के रखते हैं कि वो मेंटली पागल है, कुछ भी कर सकता है, दूरी बना के रखो। एक स्टिग्मा अटैच है, लोग दूर रहना पसंद करते हैं। एक और चीज़ देखो, मैं आपको बताता हूँ। जनरली देखो, सामान्यतः कोई पर्सन डिप्रेशन में होता है, किसी और मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, तो लोग उसे ये नहीं बोलते कि वो डिप्रेशन में है। लोग बोलते हैं इसका एटीट्यूड ही खराब है यार, इसके मैरिटल ट्रबल्स चल रहे हैं, मतलब शादी में दिक्कत आ रही है, अरे ये तो यार जॉब को लेके स्ट्रेस ले रहा है, अरे इसकी तो गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, चली गई, उसकी वजह से परेशान है, अरे इसका पेपर क्लियर नहीं हुआ, उसकी वजह से परेशान है। रीजन कुछ भी हो, प्रॉब्लम तो डिप्रेशन की है ना। आप प्रॉब्लम तो देखो ना, फाइनली कंसिक्वेंस क्या निकला है, रिजल्ट क्या निकला है, रिजल्ट निकला है डिप्रेशन। तो उसका इलाज जरूरी है। अगर प्रॉब्लम ही नहीं पता लगेगी कि डिप्रेशन हो चुका है और कोई मेंटल प्रॉब्लम हो चुकी है, तो फिर इलाज कैसे होगा? देखो, 90% से ज़्यादा साइकियाट्रिक पेशेंट्स जो हैं वो अपने परिवार के साथ रहते हैं।
मतलब जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, उनमें से 90% पेशेंट्स अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। और केयर गिवर शुरुआत में मैंने आपको आर्टिकल में बताया था, वो पर्सन जो मेंटली इल पर्सन का ख्याल रखता है। ऐसे केयर गिवर वो भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि ना वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। अब ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं, जो केस मैंने आपको पहले दिया। ए मेंटली इल है, डिप्रेशन का शिकार है। बी है वाइफ जो वर्किंग है। अब देखो, वाइफ को मेंटली इल पर्सन का भी ख्याल रखना है, उसके हस्बैंड, वाइफ को अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है, वाइफ को काम भी करना है, नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो केयर गिवर जो है ना, केयर प्रोवाइड करने वाला, मेंटली इल पर्सन को जो केयर प्रोवाइड करता है, वो अनेकों तरह के चैलेंजेस फेस करता है। उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ जाती है, क्योंकि वो और कमाने वाला तो है नहीं जिसका वो ख्याल रख रहा है। उसको फिर इमोशनल प्रॉब्लम भी आती है। अब इंसान है, जो बंदा केयर प्रोवाइड कर रहा है वो भी बेचारा थक जाता है, कब तक केयर प्रोवाइड करेगा। उसको भी अंदर से लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तीसरे नंबर पे जो मेंटली इल पर्सन है, उसका बिहेवियर और ज़्यादा कई बार ख़राब हो जाता है कि वो दवाइयाँ नहीं लेता। केयर गिवर सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, अच्छी केयर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मेंटली इल पर्सन का बिहेवियर तो किसी का कंट्रोल में नहीं होता ना। वो कहता है कि मैं दवाइयाँ नहीं लूँगा, तो और ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि यार इतना कुछ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन सामने वाला मेंटली इल मेडिसिन नहीं ले रहा है, कैसे इलाज होगा, कैसे ठीक होगा। तो तमाम तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है केयर गिवर को। आज के समय में ना एक प्रॉब्लम और भी आ रही है। देखो, जब जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी ना, परिवार का साइज बड़ा हुआ करता था, तो उस समय देखो, परिवार का एक सदस्य मेंटली इल है तो बहुत सारे सदस्य होते थे उसका ख्याल रखने के लिए। लेकिन आज के समय में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, 4 लोगों की या 5 लोगों की, उसमें कोई मेंटली इल हो गया तो फिर एक ही सदस्य पर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है, उसे एक ही समय में सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये न्यूक्लियर फैमिलीज का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब आमतौर पे ऐसी सिचुएशन में जो केयर गिवर है, जो केयर प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या करता है अपने मन को शांत करने के लिए? वो भगवान की तरफ ध्यान लगाने लगता है, हॉबीज पर ध्यान देता है, जैसे गाने वगैरह सुनना, डांस वगैरह करना। लेकिन राइटर ये कहते हैं, देखो, केयर गिवर की प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करना जरूरी है। जो केयर गिवर है वो भी मेंटली इल पर्सन का ध्यान रखते रखते खुद भी मेंटल प्रॉब्लम्स से जूझने लगता है, तो उसकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए। काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, ना सिर्फ मेंटली इल पर्सन्स को, बल्कि उनको भी जो मेंटली इल पर्सन्स का ध्यान रख रहे हैं। एक एग्जांपल देते हुए राइटर समझाते हैं। जैसे देखो, एक फ्राई पैन है, फ्राई पैन में पानी है। अब पानी में मेंढक है, मेंढक को आप बॉयल करोगे ना, शुरुआत में मेंढक उछलेगा नहीं। क्यों? उसे लगेगा कि यार पानी गर्म तो हो रहा है लेकिन सहन करने योग्य है, अभी नहीं कूदता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। टेम्परेचर पानी का बढ़ता जाएगा, लेकिन मेंढक ना कूदेगा नहीं, क्योंकि उसे लगता रहेगा कि यार ठीक है, मैं संभाल लूंगा, इतना गर्म पानी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ना एक स्टेज वो आएगी कि पानी बॉयल होने लगेगा, तब देखो मेंढक भी साथ ही बॉयल हो जाएगा, वो कूद नहीं सकेगा, फिर उसका शरीर जवाब दे जाएगा। वही होता है केयर गिवर के साथ। जो पर्सन केयर प्रोवाइड करता है ना मेंटली इल पर्सन्स को, उसको भी ये लगता है कि मेरी तो ठीक है, मेरी सिचुएशन तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप से संभाल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते करते एक स्टेज ऐसी आती है, वो खुद ही मेंटली इल हो जाता है, और बाद में फिर उससे उबरने के लिए बहुत कुछ अलग से करना पड़ता है। आमतौर पे हमारे देश में जो प्रोग्राम है ना, जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है या फिर डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, ये ना मेंटली इल पेशेंट्स पे, जो मेंटली बीमार हैं उन पे फोकस करते हैं, बट उन लोगों पे फोकस नहीं करते जो उन मेंटली इल पर्सन्स को केयर प्रोवाइड करते हैं घर में। इसलिए जरूरी यह है कि उनके लिए भी एक स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम चलाया जाए, स्पेशल प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो केयर प्रोवाइड करते हैं। इस प्रोग्राम में उनको एजुकेट किया जाए बीमारी के बारे में, मतलब जिसका वो ध्यान रख रहे हैं ना, उसकी बीमारी के बारे में, इसमें उनका क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, किस प्रकार से मेंटली इल पर्सन का ख्याल रखा जाए। केयर गिवर अपनी खुद की लाइफ पे कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकें। और देखो, ये काम ना शुरुआत से ही होना चाहिए।
जैसे ही कोई मेंटली इल पर्सन है, दिमागी रूप से बीमार है, उसका कोई फैमिली में पर्सन ध्यान रखना स्टार्ट कर रहा है ना, यानी केयर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रहा है, तो उसी समय ये प्रोग्राम चलाना चाहिए ताकि केयर गिवर मेंटल प्रॉब्लम्स से जूझे ही ना। और कुछ और सक्सेसफुल इंटरवेंशन मॉडल्स चलाए जा सकते हैं, जैसे कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें क्या होता है कि कनेक्शन पे फोकस किया जाता है, फीलिंग्स, थॉट्स, बिहेवियर, इन सब के बीच में क्या कनेक्शन है, और फिर पहचान के नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज किया जाता है। साइको एजुकेशनल स्किल बिल्डिंग में क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी चीज़ों पे काउंसलिंग की जाती है, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। फैमिली काउंसलिंग में क्या होता है, परिवार के लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है काउंसलिंग में। पीयर सपोर्ट में जैसे ए पर्सन है, स्ट्रेस से जूझ रहा है, क्यों? क्योंकि वो केयर गिवर है, बी भी केयर प्रोवाइड करने वाला है किसी दूसरे पर्सन को, तो दोनों आपस में डिस्कस करेंगे कि यार मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तुम भी ये कर रहे हो, दोनों एक दूसरे से सीखेंगे। और देखो, जब साइको एजुकेशनल मीटिंग हो ना, मतलब मेंटली इल पर्सन को एजुकेशन दी जाए, अवेयरनेस दी जाए, तो सब कुछ बताया जाए कि आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये सिम्टम है, ये थेरेपी आप ले सकते हो, इतनी इफेक्टिवनेस है, इसके ये साइड इफेक्ट हैं, सबको उनको पहले ही बता दिया जाए सारी चीज़ों के बारे में, फैमिली को। लास्ट में राइटर कुछ प्रॉब्लम्स बताते हैं, जैसे देखो हमारे देश में ना ट्रेंड स्पेशलिस्ट की बहुत कमी है। इंडिया में 43 स्टेट रन मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें 3800 साइकियाट्रिस्ट हैं और 900 के आसपास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। साइकियाट्रिस्ट जो है ना, वो MBBS डॉक्टर होता है, वो मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करता है, और जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसके पास साइकोलॉजी में डिग्री होती है। तो कहने का पॉइंट मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर है। हर 4 लाख के पीछे एक साइकियाट्रिस्ट और 16 लाख सिटीजन्स के पीछे एक साइकोलॉजिस्ट, इतना पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। बजट एलोकेशन बहुत कम होता है सरकार की तरफ से। कुछ स्टेप्स तो देखो सरकार ने लिए हैं, जैसे 2017 में जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया ना, उसमें सरकार ने ये बोला कि जैसे देखो फिजिकल डिसऑर्डर का इलाज होता है ना, उसके लिए इंश्योरेंस है, उसी प्रकार से मेंटल डिसऑर्डर के लिए भी इंश्योरेंस है। आयुष्मान भारत स्कीम ये मेंटल डिसऑर्डर्स को भी कवर करती है। बट देखो प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना, वो अभी भी मेंटल डिसऑर्डर्स को उतना तवज्जो नहीं देती, पूरी तरह से कवरेज नहीं होती मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की। कुछ एनजीओज हैं जो अच्छा काम करते हैं, जैसे माइंड रूट, लोन पैक, द वाइट स्वैन फाउंडेशन, बट कितना काम कर लेंगे? ये तो वही बात हो गई ना, पूरे जंगल में आग लगी हुई है, उसको बुझाने के लिए सिर्फ एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है, नहीं बुझा पाएगी वो आग। उसी प्रकार से ये 3 एनजीओज कितना कर लेंगे? तो लास्ट में आर्टिकल यही बोलते हैं, वेरियस स्टेक होल्डर्स के बीच में पार्टनरशिप होनी चाहिए, केयर गिवर्स का ध्यान भी रखना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और नेपाल रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। नेपाल देखो हमारा पड़ोसी देश है, और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत की यात्रा पर आए थे, और नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान क्या क्या निकल के आया, कौन से एग्रीमेंट हुए, क्या उनकी विजिट सक्सेसफुल रही नहीं रही, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं इस आर्टिकल में। देखो अभी जो नेपाल के प्रधानमंत्री है ना, पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये उनका तीसरा कार्यकाल है एज ए प्रधानमंत्री। वो पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, 2008 में सबसे पहली बार बने, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन के भारत की यात्रा पर आए। दूसरी बार वो 2016 में प्रधानमंत्री बने, तब वो एज ए पीएम भारत की विजिट पर आए, और अब एज ए पीएम तीसरी उनकी ये भारत की विजिट थी। और राइटर के अनुसार ये जो उनकी यात्रा थी ना एज ए पीएम, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही। बहुत कुछ आउटकम निकल के आई उनकी इस विजिट के दौरान, और कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ को अवॉइड किया गया। सबसे पहले तो प्रचंड के बारे में कुछ बातें बोली जाती हैं जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। राइटर कहते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक हैं। जैसे कब पाला बदलना है अपनी पोस्ट को बरकरार रखने के लिए, वो उनसे सीखें। जैसे आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो है माओइस्ट सेंटर।
दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और कौन सी हैं? एक है नेपाली कांग्रेस और दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये नाम है। इसके लीडर हैं फॉर एग्जांपल शेर बहादुर देउबा, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल इसके लीडर हैं केपीएस ओली। तो ना इनका पेंडुलम घूमता रहता है, कभी वो नेपाली कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, कभी केपीएस ओली के साथ में, कभी इनके साथ में, कभी इनके साथ में। जब इनको लगता है कि नीतीश कुमार की तरह हैं, मुझे एग्जाम्पल याद आया, मतलब इसे आप पॉजिटिव वे में समझिएगा। नीतीश कुमार जैसे कभी बीजेपी के साथ में, कभी आरजेडी के साथ में, फिर आरजेडी के साथ में, फिर बीजेपी के साथ में, तो वैसा ही इनका हो रहा है। राइटर बोलते हैं देखो नेपाल की पॉलिटिक्स में ना काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रहती है, एक पार्टी पूरी सीट्स जीतती नहीं है, अलायंस बनते हैं, अलायंस उतने मजबूत नहीं होते। 2015 में इन्होंने नया संविधान अपनाया। नया संविधान अपनाने के बाद में 2 बार इलेक्शंस हो चुके हैं नेपाल में, एक बार 2017 में, एक बार पिछले साल नवंबर में यानी 2022 में, और दोनों बार ना कोalition ही बना है, इस बार भी कोalition ही बना है। तो राइटर कहते हैं ये कोalition लंबा टिकना चाहिए, क्योंकि नेपाल में अगर स्टेबिलिटी रहती है तो फिर इंडिया को भी फायदा है। भारत के प्रधानमंत्री ना मोदी 2014 अगस्त में नेपाल की यात्रा पर गए थे। उस समय उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट का नारा दिया था कि पड़ोस पहले है, बाकी देशों का हम बाद में सोचेंगे, पहले अपने पड़ोसी देशों के बारे में सोचेंगे। तब बोला गया था कि एक ये नई शुरुआत है। अब इंडिया ने नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई है कि इंडिया अपने पड़ोसी देशों पर ध्यान देगा, उनका फायदा करवाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ना उस समय एक वर्ड इस्तेमाल किया था, हिट मतलब हाईवेज, कि भारत नेपाल के बीच में हाईवेज बनाए जाएंगे। इन्फोवेज मतलब नेपाल में इंटरनेट कनेक्शन से इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ट्रांसवेज मतलब ट्रांसपोर्ट, ताकि लोग आसानी से आ जा सकें, रिश्ते मजबूत हों। तो ये हिट वर्ड प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तेमाल किया था। बट 2015 में ना रिश्ते खराब हो गए फिर एक साल बाद, क्योंकि नेपाल ने नया संविधान अपनाया और नए संविधान में ना उन्होंने इंडिया के कंसर्न्स का ध्यान नहीं रखा। ये वही बात होगी ना, जैसे आपका पड़ोसी घर बनवा रहा है, लेकिन घर बनवाते बनवाते कंस्ट्रक्शन का मटेरियल आपके सामने आ जाता है, आपकी दीवार तोड़ दी, आपका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, तो आपने शिकायत की, पड़ोसी नहीं माना। तो वैसा ही है, उन्होंने संविधान अपनाया, इंडिया के कंसर्न्स का ध्यान नहीं रखा, तो अनऑफिशियल एक ब्लॉकेड लगा। अनऑफिशियल ब्लॉकेड मतलब इंडिया नेपाल का बॉर्डर है ना, इंडिया से नेपाल में सामान जाना बंद हो गया। सरकार ने बोला कि ट्रक वाले खुद ही नहीं जा रहे हैं, हम क्या करें। तो नेपाल में सामान नहीं जा रहा था, तो नेपाल में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, क्योंकि नेपाल बहुत सारी चीज़ें तो इंडिया से इंपोर्ट करता है। तो उस समय रिश्ते दोनों देशों के काफ़ी ख़राब हो गए थे। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो पिछले कई सालों से इंडिया और नेपाल के बीच ना हाइड्रो पावर सेक्टर को लेकर काफ़ी कोऑपरेशन हो रहा है। हाइड्रो पावर मतलब नदी का बहता पानी है, उसको रोक के रिजर्वर बना के या डैम बना के जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है ना, उसका बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि नेपाल में नदियां हैं, पहाड़ हैं। बट देखो नेपाल में पोटेंशियल है 50,000 मेगावाट हाइड्रो पावर का, लेकिन पिछले 10 साल पहले तक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी सिर्फ 1200 मेगावाट की। तो वही बात होगी कि आपके घर में एक आम का पेड़ है, उस पर आम लग रहे हैं 100 किलो, उसमें से आप बेच रहे हो सिर्फ 7 किलो 8 किलो, बाकी आप वैसे ही वेस्ट कर देते हो। नेपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आज नेपाल की जो कैपेसिटी है हाइड्रो पावर की वो थोड़ी इंक्रीज हो चुकी है, 2200 मेगावाट की है। और जब सीजन होता है, मतलब नदियों में जब पानी फुल होता है, तब नेपाल इंडिया को पावर एक्सपोर्ट भी करता है। और जब लीन सीजन होता है, मतलब नदियों में पानी नहीं है, हाइड्रो पावर जनरेट नहीं हो रही है, तब तो उस सीजन में फिर नेपाल इंडिया से पावर परचेज भी करता है। 400 केवी की एक जो लाइन है ना, ट्रांसमिशन लाइन, वो दोनों देशों के बीच में ऑपरेशनल है। 2021 में नेपाल ने सबसे पहले इंडिया को 39 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की, उसके बाद 452 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की, और इससे नेपाल ने 11 बिलियन नेपाली रुपीस कमाए, जो कि एक अच्छी बात है नेपाल के लिए। दोनों देशों ने ना मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है कि आने वाले 10 सालों में 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का वो ट्रेड करेंगे आपस में। इसके साथ साथ 2018 में
सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा एक प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट हुआ 900 मेगावाट का अरुण थर्ड प्रोजेक्ट। ये इस साल ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके साथ साथ एक एमओयू साइन हुआ पिछले साल कि अरुण रिवर पर ही एक चौथा प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा, अरुण 4 प्रोजेक्ट। इसकी कैपेसिटी होगी 695 मेगावाट। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी एनएचपीसी ने पिछले साल 2 प्रोजेक्ट्स साइन किए थे, टोटल 1200 मेगावाट के। कुल मिला के देखो पॉइंट ये है, इंडिया के पास कैपेसिटी है हाइड्रो पावर की, इंडिया के पास एक्सपर्टीज है। रिसोर्स नेपाल का, एक्सपर्टीज हमारी इंडिया की। इंडिया की कंपनीज वहां पे जाके प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करती है, जिससे बिजली पैदा होती है, नेपाल को फायदा होता है और इंडिया को भी फायदा होता है। इसलिए एक और ट्रांसमिशन लाइन भी अब इंडिया और नेपाल के बीच में बिछाई जा रही है, इस्टेब्लिश की जा रही है, बुटवाल और गोरखपुर के बीच में। इंडिया इसके लिए $679 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी देगा, यानी कि पैसा इंडिया द्वारा दिया जाएगा। नेपाल अपनी सुविधा के अनुसार ये पैसा समय समय पे ले सकता है इंडिया से, ये ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए। इसके साथ साथ देखो, इंडिया ने नेपाल को ये भी अलाउ कर दिया है कि आप हमारे देश से होते हुए ट्रांसमिशन लाइन बिछाइए और बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेच दीजिए। फॉर एग्जांपल, इंडिया से होते हुए बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचना, ट्रांसमिशन लाइन इंडिया से जाएगी। अब कुछ इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के भी नाम हैं, जैसे देखो रुपई धिया नेपालगंज इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट। इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पे क्या होता है, सारा काम चलता है, जैसे टैक्स वगैरह लेना हो, किसी चीज़ की जांच करनी हो, सारा काम एक ही जगह पे हो जाता है इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पे। एक और चेकपोस्ट है जिसका नाम है सुनोली भैरवा इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट। इस पे काम स्टार्ट हो गया है। और दुधारा और चांदनी, ये चेकपोस्ट वो है जिसको लेके एमओयू साइन हुआ है। प्लान ये भी है, जयनगर कुर्था रेलवे लाइन जो है, जो पिछले साल इनाग्रेट हुई थी, इसको एक्सटेंड किया जाए और भी लिंक्स इस्टेब्लिश किए जाएं रेलवे लाइंस के इंडिया और नेपाल के बीच में। अब पाइपलाइन की बात की जाती है, मोतिहारी और अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन ये ऑपरेशनलाइज हुई थी 2019 में। अभी काम चल रहा है इसे एक्सटेंड करने के लिए चितवन तक, और एक एमओयू भी साइन हुआ है नई पाइपलाइन के लिए झापा से लेकर सिलीगुड़ी के बीच में। इन प्रोजेक्ट्स की नेगोशिएशन में देखो लंबा समय लगा, अब इनका ना जबरदस्त ढंग से इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। एक अच्छी बात देखो ये रही, नेपाल के प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं हुई, कोई कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे ज़्यादा मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया, टेंशन नहीं पैदा हुई। 3 ऐसे इश्यूज हैं इंडिया और नेपाल के बीच में जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला है अग्निपथ स्कीम। देखो 1816 में ना एक प्रथा स्टार्ट हुई थी, नेपाल के जो लोग हैं ना ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सर्व करने लगे, इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट में। आज़ादी के बाद भी ये जो प्रथा थी ना कंटिन्यू रही, क्योंकि 1947 में ट्रीटी साइन हुई थी कि हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे नेपाल के सोल्जर्स को इंडियन आर्मी में, तो ये प्रथा ज्यों की त्यों बरकरार रही। अभी देखो नेपाल के लोग ना भारत में गवर्नमेंट सर्विस भी कर सकते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएएस, आईपीएस, इनको छोड़ के बाकी रेवेन्यू सर्विस तक ज्वाइन कर सकते हैं, आईआरएस ज्वाइन कर सकते हैं नेपाल के सिटीजन। लेकिन अब ना अग्निपथ स्कीम जो आई ना, जिसमें यह बोला गया कि 4 साल बाद सिर्फ 25% सोल्जर्स को ही रिटेन किया जाएगा, बाकियों को परमानेंट रिटायरमेंट दे दी जाएगी। तो नेपाल के यूथ जो इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहते थे उनको धक्का लगा कि यार ये तो गलत हो गया, इंडियन आर्मी में काम करना हमारा एक मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ करता था, लेकिन आपने एकदम से ये स्कीम ले आए आप अग्निपथ, तो हमारे लोगों को कम रोजगार मिलेगा। ये पहला इशू है। दूसरा है काला पानी बाउंड्री इशू। काला पानी एक जगह है, अभी इंडिया के पास है, नेपाल कहता है ये हमारी जगह है। तो केपीएस ओली जब प्रधानमंत्री थे ना 2020 में, उनकी कुर्सी खतरे में थी। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ना उन्होंने नेपाल के संविधान में एक फेरबदल कर दिया और ऐसा नेपाल का मैप पास कर दिया जिसमें काला पानी को नेपाल के अंदर बताया गया कि यह हमारा एरिया है। अब देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मैप को वापस तो ले नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जनता बोलेगी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करेगी उसको जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। लोग नहीं चाहेंगे ना ये एरिया अब इंडिया के पास जाए, है तो इंडिया के पास ही, लेकिन मैप उन्होंने जानबूझ के ऐसा एडॉप्ट कर लिया जिसमें काला पानी नेपाल के मैप में है।
तो इस इशू को ध्यान से टैकल करना जरूरी है। तीसरा इशू, इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 में ट्रीटी आई थी। नेपाल के लोगों का कहना है ट्रीटी अनफेयर है, क्योंकि ये ट्रीटी ना मुश्किल भरे समय में हमने साइन की थी। उस समय मोनार्की का रूल था, उस समय चाइना तिब्बत पे कब्जा कर रहा था, मतलब चाइना का डर था नेपाल के मोनार्की को, जो किंग का रूल था उस समय। तो मजबूरी में हमने ये ट्रीटी साइन की थी। ट्रीटी अनइक्वल तरीके से साइन की गई, इंडिया की तरफ से एम्बेसडर आए, हमारी की तरफ से प्रधानमंत्री आए, तो मतलब अनफेयर है ये ट्रीटी। इस ट्रीटी को चेंज कर दिया जाए। बातें तो काफी समय से हो रही हैं कि इस ट्रीटी को चेंज कर दिया जाए, लेकिन चेंज हो नहीं रही है ट्रीटी, क्योंकि नेपाल के लोगों को पता है इससे हमें फायदा होता है। नेपाल के जो ऑफिसर्स हैं वो इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं, 2 स्टार जनरल्स तक रह चुके हैं, इंडियन प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज में काम करते हैं नेपाल के लोग। तो इस ट्रीटी से उन्हें बहुत फायदा मिला है। इसलिए नेपाल के पॉलिटिशियन जो हैं बोलते तो हैं कि चेंज करो 1995 से बोल रहे हैं, लेकिन जानबूझ के चेंज करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है इससे हमें फायदा हो रहा है। तो इन 3 इश्यूज को ढंग से टैकल करना जरूरी है अगर रिश्तों को ठीक करना है तो। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया नेपाल रिलेशंस। अब अगला जो आर्टिकल है वो हीट वेव से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हीट वेव मतलब अनयूजुअली हाई टेम्परेचर फॉर ए लॉन्ग टाइम, 1 हफ्ते तक या फिर उससे कुछ ज़्यादा दिनों के लिए टेम्परेचर असामान्य रूप से ज़्यादा रहता है, तो वो हीट वेव की कंडीशन हो जाती है। ये मैंने आपको लेमैन लैंग्वेज में डेफिनेशन बताई, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और भी है। अभी इशू कुछ और है। यूपी के बलिया में ना हीट वेव के कारण हॉस्पिटल में ना बहुत सारी डेथ्स रिपोर्ट की गई। बाद में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे ना यूपी के बलिया के लोकल हॉस्पिटल में, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया यूपी सरकार के द्वारा। सरकार ने अपना एक कमीशन भेजा यूपी के बलिया में जांच करने के लिए कि इतनी सारी डेथ्स क्या हीट वेव की वजह से पॉसिबल हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटिंग टीम थी ना, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि एक बात बताओ, बलिया में ही हीट वेव की वजह से इतनी डेथ क्यों हो रही हैं, आसपास के जिलों में नहीं हो रही हैं? ऐसा तो है नहीं कि आसपास के जिलों में हीट कम पड़ रही है, सिर्फ एक जिले में पर्टिकुलर हीट ज़्यादा पड़ रही है। तो राइटर ये बोलते हैं, देखो जब डेथ होती है ना, हीट वेव एक फैक्टर होता है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे बहुत ही बेकार पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही बेकार सोशल सिक्योरिटी। जैसे बलिया में ना लोगों को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कंटामिनेटेड वाटर वहाँ पे है, पानी में मिलावट है, पानी पीने योग्य नहीं है कई जगहों पर। तो लोकल लोग जो हैं वो अपने आप को ठंडक नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, शायद इस वजह से डेथ ज़्यादा हो रही हैं हीट वेव की वजह से। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये डिसाइड होता है कि कोई बंदा हीट वेव की वजह से बीमार होगा या नहीं होगा। जैसे मजदूर हैं, वर्कर हैं, कोई बेचारा पूरा दिन धूप में रह के काम कर रहा है, जाहिर तौर पे उसके बीमार होने की संभावना ज़्यादा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ पे ज़्यादा है, लोकेशन क्या है, क्या कोई पर्सन दूसरे डिजीज़ का भी शिकार है, अगर है तो हीट वेव का खतरा और बढ़ जाता है। तो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है, यूँ नहीं बोल सकते कि बलिया में ज़्यादा डेथ हुई है बाकी जिलों में नहीं हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तो रोल है ना, हो सकता है कि आसपास के जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ठीक हो, पानी वगैरह ठीक हो। राइटर कहते हैं देखो हीट वेव तो आने वाले समय में और भी आएगी। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी जितना हीट एक्यूमुलेट करती है, कितना तेजी से उसे वापस से छोड़ सकती है। मतलब रिसोर्स होने चाहिए लोगों के पास में हीट को बॉडी से शेड करने के लिए, यानी बॉडी हीट छोड़े ये इंश्योर करने के लिए। जैसे देखो शेड वगैरह होनी चाहिए, पेड़ ज़्यादा, पानी अच्छा अवेलेबल हो ताकि ठंडक वगैरह ली जा सके, ठंडा पानी जगह जगह पे। मतलब ये बेसिक चीज़ें जो नहीं होती जो हीट वेव से बचने की, वो बढ़िया से अवेलेबल होनी चाहिए जनता के लिए। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें मेंशन भी हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, इंडोर वेंटिलेशन, घर ऐसा हो जहाँ पे हवा आ जा सके, हेल्थ केयर, रेगुलर वर्क ब्रेक, काम के दौरान रेगुलर ब्रेक, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेज लॉस। मतलब मान लीजिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई पर्सन बेचारा घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है गर्मी की वजह से, तो उसके वेजेस का जो लॉस हुआ उसकी भरपाई सरकार करे। जब कोई पर्सन हीट वेव से मरता है ना, उसकी डेथ होती है, तो क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए क्या उसको ये सारी एमिनिटीज, ये सारी सुविधाएं मिली थी या फिर नहीं मिली थी। यूपी बिहार में क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। हीट की वजह से जो भी डेथ्स होती हैं उनको प्रॉपर रजिस्टर किया जाए,
एक कारण दिया जाए डेथ क्यों हुई, और डेथ सर्टिफिकेट में प्रॉपर कारण बताया जाए। जो देखो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, इसके अनुसार डिजीज की जो क्लासिफिकेशन होती है ना, तो वही डिजीज बताया जाए डेथ सर्टिफिकेट में जो इस इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के मापदंडों को फुलफिल करता है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रार जनरल का ऑफिस है वो भी पूरे नॉर्म्स को कंप्लाई करे, एमसीसीडी डेटा रिलीज करे हर एक साल इंडिपेंडेंट रिसर्च के साथ कि कितने लोगों की हीट वेव्स की वजह से डेथ हुई, क्या किया जा सकता है। देखो इन चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, कितनी डेथ हुई हीट वेव्स की वजह से, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों पे। गलती आइडेंटिफाई करोगे तभी तो देखो सुधार होगा, डेटा करेक्ट होगा, डेटा ऑथेंटिक होगा, तभी कोई सरकार एक्शन ले सकती है। अदरवाइज तो प्रॉब्लम को फिर सरकार कारपेट के नीचे छुपाएगी कि प्रॉब्लम है ही नहीं। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं एथिक्स के पर्सपेक्टिव से और एग्जाम्पल्स भी। दिल्ली के एलजी ने ना फटकार लगाई है कि 10 साल हो गए अभी सोशल ऑडिट ऑफ पीडीएस स्टार्ट नहीं हुआ है। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, जिसमें सब्सिडाइज्ड रेट पे वीट और राइस दिया जाता है जनता को। सोशल ऑडिट मतलब देखो जब कम्युनिटी किसी स्कीम में पार्टिसिपेट करती है उस स्कीम की इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए, जैसे पीडीएस है। अब पीडीएस में फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं जहाँ पे सब्सिडाइज्ड जो वीट या राइस है वो मिलता है। अब मान लीजिए लोकल मोहल्ले में एक कमेटी बना दी जाए जो ध्यान रखे कि फेयर प्राइस शॉप पे प्रॉपर ढंग से अनाज मिल रहा है, लोगों को मॉनिटरिंग करे। कोई कमी सामने आती है पीडीएस के इम्प्लीमेंटेशन में तो जनता मान लीजिए सोशल मीडिया पे बताती है कि देखो ये घपला कर रहे हैं। मतलब स्कीम की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में जनता जब पार्टिसिपेट करती है ना, मॉनिटर करती है चीज़ों को, तो उसे कहते हैं सोशल ऑडिट। पीडीएस का सोशल ऑडिट नहीं हो रहा है काफ़ी सालों से। सोशल ऑडिट के बारे में आप जरूर लिखिए एथिक्स में, जब भी आपको मौका मिले, चाहे केस स्टडी में या फिर कोई भी एग्जाम्पल देते वक्त, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते वक्त। उसके बाद देखो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स का एग्जाम्पल दीजिए आप। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट आती है ना, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, इसमें इंडिया ने 8 स्थान अपना इंप्रूव कर लिया है। तो प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट मेंस में इसे जगह जगह पे आप ऐसे में एज ए एग्जाम्पल इस्तेमाल कीजिए। अब इंडिया का स्थान हो गया 127, पिछले साल इंडिया का स्थान था 135। अभी भी बहुत नीचे है इंडिया को बहुत ऊपर जाने की आवश्यकता है, लेकिन देखो धीरे धीरे करके सिचुएशन इंप्रूव होगी। लास्ट में साइंस का जो आर्टिकल है इसको भी मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। देखो आर्टिकल में ये कहा जाता है कई बार ना साइंस में ऐसी रिसर्च सामने आ जाती है जिससे ना सोचने का पूरा तरीका ही बदल जाता है, पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। और जिस पॉइंट पे फोकस किया जाता है आर्टिकल में वो है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर देखो वो कंडक्टर्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है विदाउट जीरो रेसिस्टेंस, मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी का लॉस नहीं होगा और कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी। ये होते हैं सुपर कंडक्टर। तो 1986 तक ना सोच ऐसी थी कि कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर का काम कर सकता है -250 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब अगर किसी मटेरियल को सुपर कंडक्टर बनाना है ना तो उसको कम से कम इतने टेम्परेचर पर ठंडा करना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी विदाउट एनी रेसिस्टेंस। लेकिन ना 1986 में जो मूलर थे ना, उन्होंने अपने एक साथी के साथ मिलके ये रिसर्च करके दिखाया कि थोड़े गर्म टेम्परेचर पर भी, इससे थोड़े गर्म टेम्परेचर पर भी कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर का काम कर सकता है। तब ना साथी साइंटिस्ट ने इनका मजाक उड़ाया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन देखो फर्दर उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट ने थोड़े गर्म टेम्परेचर पे किसी मटेरियल को सुपर कंडक्टर के तौर पे काम करवाया, तब उनकी बातें सही साबित हुई जो उन्होंने 1986 में बोली थी। तो कहने का मतलब ये है, देखो शुरुआत में कोई नया आइडिया आता है ना तो उसका विरोध होता है, लेकिन बाद में जब वो आइडिया सही साबित होता है ना तो पूरा सोचने का जो तरीका है ना वही बदल जाता है। उसके बाद तो नई नई डिस्कवरी सामने आई सुपर कंडक्टर से संबंधित। तो मूलर की इसी साल 95 साल की एज में डेथ हो गई थी, उसी पे ये आर्टिकल आधारित है। अब लास्ट में जल्दी से समरी देख लेते हैं आर्टिकल्स की। हीट वेव के बारे में हमने आर्टिकल डिस्कस किया। हीट वेव की वजह से यूपी और बिहार में डेथ्स हुई। कौन से फैक्टर्स हैं जो हीट वेव को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे ऑलरेडी कोई पर्सन पहले से कोई डिजीज़ का शिकार है, ह्यूमिडिटी कितनी है, कितना घंटे वो घर से बाहर है धूप में। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रोल है, जैसे पानी की व्यवस्था है या नहीं है,
इंडोर वेंटिलेशन, घर में हवा आ जा रही है कि नहीं आ रही है, हेल्थ केयर कैसा है, काम के दौरान ब्रेक लिए जा रहे हैं नहीं लिए जा रहे हैं। हीट वेव देखो तब खतरनाक हो जाती है, तब बॉडी हीट ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रही है लेकिन बॉडी छोड़ नहीं रही है हीट। फिर हमने डेटा की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की, डेटा अच्छे से कलेक्ट करना ज़रूरी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छी लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करना। अब हम बात करते हैं नेपाल वाले आर्टिकल की, नेपाल वाले आर्टिकल की समरी। कंटेक्स्ट, नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए, तीसरी विजिट थी एज ए प्रधानमंत्री। प्रचंड का पॉलिटिकल कैरियर के बारे में हमने बात की, कभी वो इधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं। पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसा है वो हमने बात की कि 2 बार इलेक्शन हुए हैं संविधान अडोप्ट होने के बाद में। फिर हमने बात की इंडिया नेपाल रिलेशंस, प्रधानमंत्री मोदी 2014 में विजिट के दौरान गए थे नेपाल की। हिट उन्होंने स्लोगन दिया था, हिट मतलब हाईवेज, इन्फोवेज और ट्रांसवेज। हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन का बहुत स्कोप है, हमने डिस्कस किया कि नेपाल के पास पोटेंशियल बहुत है लेकिन सिर्फ 2200 मेगावाट की कैपेसिटी है। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की जिसको लेके एग्रीमेंट साइन हुआ है। कनेक्टिविटी और सब रीजनल कोऑपरेशन की बात की कि ये सारे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बन रहे हैं, रेलवे लाइन बन रही है, पाइपलाइन इस्टाब्लिश हो रही है। लास्ट में कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ की बात की। कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ एक तो अग्निपथ स्कीम, दूसरा काला पानी बाउंड्री और तीसरा फ्रेंडशिप ट्रीटी जो 1950 में साइन हुई थी। ये क्वेश्चन है इंडिया नेपाल रिलेशन से संबंधित जो आपको एड्रेस करना है, इसका आंसर 250 वर्ड्स में देना है। फिर उसके बाद में हमने केयर गिवर की मेंटल हेल्थ से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया। सबसे पहले बात की कि मेंटल डिसऑर्डर इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, 6-7% पॉपुलेशन मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं। बहुत सारे केस अनट्रीटेड रह जाते हैं, डॉक्टर्स की कमी है। केयर गिवर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बंदा केयर प्रोवाइड करता है फैमिली में मेंटली इल पर्सन को, केयर गिवर की मेंटल हेल्थ पे भी बहुत गहरा असर पड़ता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन देने की आवश्यकता है, मतलब प्रॉपर एजुकेट किया जाए केयर गिवर्स को भी कि आपकी मेंटल हेल्थ पे भी नुकसान पहुंच सकता है। चैलेंजेस हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, ये हमने बात की, डॉक्टर्स की कमी है, ट्रेंड स्पेशलिस्ट की कमी है, इंश्योरेंस में गैप है, अभी इंश्योरेंस जो स्कीम्स हैं वो मेंटल हेल्थ को नहीं एड्रेस करती। तो ये सारे पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए। ये क्वेश्चन है केयर गिवर की हेल्थ से संबंधित जो आपको आंसर देना है 250 वर्ड्स में। आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।